असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। आप लोगों में से कई लोग छुट्टी मना करके आए होंगे। नहीं मना। बॉलिंग कौन का क्या है? आपने भी छुट्टी मनाई है हमसे। कई बार जब कोई परेशान करने वाला होता है उससे थोड़े दिन छूट जाते हैं तो कहते हैं ना कि छुट्टी मन गई उससे। हाँ, छुट्टी मनाने का अर्थ भी वही था। ऐसे बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी, ज़्यादा याद आती है, ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। हम तो मना के आए ही हैं। आज भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला था। हम लोग अभी गोवा से पहुंचे हैं। कोई तो हमको एयरपोर्ट से किडनैप करने के लिए तैयार था कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, गुरुजी सत्संग छोड़िए ना, छोटे गुरुजी है संभाल लेंगे। अभी गोवा में हम लोग गए थे तो कोई शादी में ही, लेकिन वहाँ पर भी स्पिरिचुअल डिस्कशन, सत्संग हो ही जाता था। तो मुझे ऐसे भी लगा कि हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को भूख तो है। थोड़ा इको ज़्यादा हो रहा है क्या? शायद ठीक है साउंड। लेकिन हर कोई कुछ न कुछ कंडीशंस रख कर के चलता है, इसलिए वो सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं उसे, और जल्दी से कोई अपने कंडीशंस छोड़ना नहीं चाहता है। कई लोगों ने कई शास्त्र पढ़े, कई पुस्तक पढ़े जिनसे मैं मिला था अभी। इतनी कंडीशंस उनकी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बुक्स पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा लोगों से प्रवचन सुन चुके हैं, उनकी अपनी एक सोच बन गई, एक बिलीफ सिस्टम बन गया उनका, और उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं अभी जो लोग मिले उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली ये होता है कि हर किसी का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और ऑब्वियसली मैं अभी शादी में गया तो वहाँ काफ़ी जैन्स थे, हमारे फैमिली में ही शादी थी, तो जैनिज़्म की बिलीफ सिस्टम बन गई। जैनिज़्म में ऐसे, जैनिज़्म में वैसे, जैन शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जैन शास्त्र में वैसा कहा गया है, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं।
कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम हमको इतना कंफर्ट जोन देता है कि हम उसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। चाहे हमें कई शॉर्टकट मिल रहे हैं, आसान रास्ता मिल रहा है, फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। दो इश्यूज पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था जो मैंने सोचा कि शेयर करता हूँ। कॉमन इश्यूज हैं। एक था भाग्य और पुरुषार्थ, जो हम भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा इशू था कि जब तक हमारे सारे कर्म जो हमने आज तक किए हैं, हजारों लाखों जन्मों में किए होंगे हमने कर्म, जब तक उन कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वो कर्म जलकर भस्म नहीं हो जाते, या जब तक वो कर्म अपना फल हमें नहीं देते, तब तक हमें मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलती। ऐसे लोगों के दो बिलीफ सिस्टम, बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम कि पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आपने कर्म किया, आपको फल भोगना पड़ेगा, और फल नहीं भोगोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो शास्त्रों में दिया हुआ है। अब उन्हें कहते हैं कि मुक्ति तो चुटकी बजाने की देरी में मिल सकती है आपको, मोक्ष तो चुटकी बजाने की देरी में मिल सकती है। तब बात वहीं जाती है कि फिर क्या शास्त्र गलत है? हमारे गुरु प्रवचन में जो कहते हैं वो गलत है, समझने के लिए भी तैयार नहीं। तो इन दो सब्जेक्ट्स में थोड़ा डिस्कशन हुआ था। तो एक आदमी कह रहा था कि जो होता है सब भाग्य अनुसार होता है, भाग्य से हटकर कुछ नहीं होता है। उनको कोई समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम कर्म करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं। वो कहते हैं कि वो पुरुषार्थ भी भाग्य से ही प्रेरित होता है, उस पुरुषार्थ को भी भाग्य ही करवाता है, एफर्ट। कई लोगों में डिस्कशन चल रहा था, फिर हम खाने के लिए बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि भाग्य और पुरुषार्थ में डिवीजन कहाँ होता है, किसे हम भाग्य कह सकते हैं, किसे पुरुषार्थ कह सकते हैं। तो हम खाना खा रहे थे तो मैंने कहा कि ये जो हमारे सामने खाना आया है, ये हमारे भाग्य के अनुसार आया है। हम जो खाना खा रहे हैं ये हमारा पुरुषार्थ है, और खाना खाने के बाद में ये खाना डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, लूज मोशंस होंगे, फिर वो भाग्य बन जाएगा आपका। भाग्य पुरुषार्थ का ही रिजल्ट है। अभी तक जो हमने पुरुषार्थ किया, जो एफर्ट किया, जो कर्म किया, उसी का रिजल्ट भाग्य रूप से आता है। और अभी किया हुआ पुरुषार्थ या कर्म हमें 1 मिनट के बाद भी अपना रिजल्ट दे सकता है। कई हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। अभी हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारी नज़र हट गई, नज़र हटते ही हो सकता है कि हम गिर जाएं। वो हो सकता है उसी क्षण किया हुआ कर्म का फल है। हम खाना खा रहे हैं, पेट कह रहा है कि मैं फुल हो गया, जीभ कह रही है मुझे और चाहिए। स्वाद जीभ को आता है तो जीभ मांग रहा है, हम जीभ की बात मान रहे हैं, पेट की बात नहीं मान रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। वो हो सकता है कि इंडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लूज मोशन में कन्वर्ट होता है। तो वो अभी का किया हुआ कर्म अभी ही हमें फल दे देता है, वो भाग्य बन जाता है। तो सिंपल समझने के लिए यही है कि भाग्य के अनुसार भोजन मिला, जो हमने खाया वो पुरुषार्थ है। अर्थात जीवन में जो सिचुएशन बनती है, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, वो हमारे भाग्य के अनुसार होती है। या हम ऐसा कहें कि पूर्व समय में किए हुए कर्मों का परिणाम हमें मिलता है। उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो हमारा पुरुषार्थ बन जाता है। फिर उस पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन के अनुसार फिर हमारी एक नई परिस्थिति भाग्य बनकर हमारे सामने आती है। ऐसे ये आगे से आगे चक्र चलता रहता है इसका। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट था कि जब तक हमारे पूरे कर्म जलकर भस्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। आई थिंक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका बिलीफ सिस्टम तो ब्रेक हो गया है इस चीज़ में कि लाखों जन्मों में, करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगेंगे
तो मुक्ति मोक्ष मिलना तो असंभव है। और हमने, मेरे ख्याल से यहाँ सब जानते हैं कि इतनी सी देरी में ही मोक्ष मिल सकता है, मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि यही प्रश्न राजा जनक ने पूछा था अष्टावक्र ऋषि से कि आप कहते हो कि इतनी सी देरी में मोक्ष मिल जाता है, तो मैंने जो हजारों लाखों जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे अभी तक नहीं मिला है, फिर वो कहाँ जाएंगे? और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि फल, जो कर्म किए हुए उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप कहते हो कि इतनी चुटकी बजाने वाली देरी में ही मोक्ष मिल सकता है। तो राजा जनक के इस प्रश्न पर अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि हजारों लाखों जन्मों में किए हुए कर्मों का फल तुम्हें भोगने के लिए हजारों लाखों जन्म और लेने पड़ेंगे, और हजारों लाखों जन्म जब और लोगे तो उन जन्मों में तुम नए कर्म भी करोगे। उन जन्मों में नए कर्म इतने करोगे कि और हजारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, फिर मुक्ति कहाँ हुई तुम्हारी? वो तो मुक्ति संभव ही नहीं है, मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये साइकिल तो बंद होने वाला ही नहीं है। हम हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करते ही करते हैं। समझने की बात यह है कि कर्म कौन कर रहा है और मुक्ति कौन चाह रहा है। कर्म कौन कर रहा है? ये कर रहा है, मन कर रहा है कर्म। कर्मों का फल कौन भोग रहा है? कर्मों का फल भी यही भोग रहा है, मन ही भोगता है। शरीर तो माध्यम है कर्मों के फल को भोगने के लिए। कहीं जाएगा, कहीं आएगा, कुछ करेगा, नुकसान लगेगा, गिर जाएगा, टांग टूट जाएगी, किसी से झगड़ा हो जाएगा। शरीर तो माध्यम बनता है, भोगता तो ये मन है। कर्म करता मन है, कर्मों के फल को भी भोगता ही मन है। हजारों लाखों जन्मों में किए हुए कर्म रजिस्टर कहाँ होते हैं? उसका हिसाब किताब कौन रखता है? अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट कौन है? फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है कि सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये बैलेंस शीट ठीक है? कौन है वो? ये अकाउंटिंग कहाँ होती है? क्या विमल? वो भी यही, अकाउंटिंग भी यही हो रही है। कर्म करने वाला मन, कर्मों के परिणाम को भोगने वाला मन, कर्मों की अकाउंटिंग भी मन, वहाँ मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ऐड करना कर्मों को, वो भी मन में ही होता है। सारा का सारा खेल यहीं पर होता है। और वो खेल तब तक चलता रहता है जब तक ये मन ये सोचता रहता है कि हाँ मैंने कर्म किए, मुझे परिणाम भोगना है, मैंने कर्म किए, मुझे उसका फल भोगना है। तब तक ये मन अपने ही बनाए हुए मकड़ी के जाल के जैसे अपने जाल में फंसा हुआ रहता है। और यही मन जब ये सोच लेगा कि मैं मुक्त हो गया, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, और अपने पुराने जन्मों में किए हुए कर्मों को डिलीट कर देता है एक बटन प्रेस करने पर कि सब डिलीट हो गए, तो डिलीट भी हो जाते हैं। क्योंकि हमको और किसी से तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। हम चाहे तो उन कर्मों को यहाँ पर जमा करके रखें या वहाँ पर हम डिलीट कर दें उसको, ये हम पर निर्भर करता है। एक साधु था एक गांव में। एक दिन बहुत नाचते हुए, डांस करते हुए गांव की गलियों से गुजर रहा था। बहुत खुश था, प्रसन्न था। लोगों ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने आज खुश क्यों, इतने डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो? उसने कहा, मैं शिवलोक जा रहा हूँ।
किसी ने पूछा कि शिवलोक जा रहे हो मतलब क्या हुआ? बोले मैं शिवलोक जा रहा हूं। तो बोले आप शिव जी आपके सामने आए क्या? आपको दर्शन दिए हैं क्या? उन्होंने आपको इनवाइट किया है क्या? आपको इनविटेशन कार्ड दिया है क्या उन्होंने शिवलोक जाने के लिए? बोले नहीं, शिव जी से क्या मतलब है, मैंने सोच लिया शिवलोक जाना है तो मैं जा रहा हूं। तो लोगों ने कहा लेकिन शिव जी के मन में क्या है वो आपको कैसे पता? बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिव जी के मन में जो भी होगा होगा, मेरे मन में क्या है इसका फर्क पड़ता है। क्योंकि शिव जी के तो मन होता ही नहीं। जैसे यहां बिल्डिंग के बाहर बारिश हो रही है, अभी बरसात हो रही है, इस बरसात में भीगना या नहीं भीगना ये मेरा डिसीजन है। बरसात का डिसीजन नहीं हो सकता कि मुझे भिगाए या नहीं भिगाए। मैं अगर यहां के दरवाजे खोल करके बाहर चला जाऊं तो बरसात के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे भिगाए या नहीं भिगाए। वैसे शिव जी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, शिवलोक में कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मेरा है, मेरा डिसीजन है। ये डिसीजन हम लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। शिव जी जो नाम से पुकारे जाते हैं वो बेसिकली एक स्टेट है, वो सर्वव्यापक है। शिवलोक तो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है वो, और वहां पर कोई बैठा हुआ उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, मेन डोर, एग्जिट डोर, इमरजेंसी डोर्स, वहां कोई ऑपरेशन ही नहीं है सब। वहां तो केवल इतना ही है कि आप अपने माइंड के डोर से बाहर निकल के वहां जाइए, आप वहां पहुंच जाते हो, इतना ही है। अपना माइंड, हम अपने माइंड के डोर्स क्लोज रखते हैं इसलिए वहां नहीं जा पाते हैं। यहां खोल दीजिए, वहां पहुंच जाओगे। सब डोर बंद कर दिया तो बाहर की हवा ही नहीं आ रही है, बाहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने डोर्स बंद कर दिए हैं। उस हवा को यहां अंदर लाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई जा करके इनविटेशन नहीं देना पड़ता है, डोर्स खोल दीजिए, हवा आ जाएगी। मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट सब का रहस्य, सीक्रेट इतना ही है कि उससे परमिशन नहीं लेनी है, परमिशन यहां लेनी है। यहां हमको ऑप्शन ऑप्ट करना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, वो चाहे मोक्ष का हो, मुक्ति का हो, या सुख रहने का हो, हर समय जॉयफुल रहने का हो, या कर्मों को जला करके भस्म करने का हो, या मैं ये एंटिटी नहीं, मैं डिवाइन एंटिटी हूं, उसको डिसाइड करने का हो, कुछ भी हो, सारा का सारा खेल यही है, यहां से बाहर कुछ है ही नहीं। इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ता है, इसको फूल करना पड़ता है। माइंड को बेवकूफ बना के रखिए, आपके वश में रहेगा। आप फूल बन के रहोगे तो आप माइंड के वश में रहोगे। इसको बेवकूफ बनाते रहिए बार बार, इसको लंबे रास्ते, डिफिकल्ट मार्ग, डिफिकल्ट जर्नी, ये सब इसको मत बताइए। हर चीज़ इसके लिए आसान करते जाइए, बहुत आसान है, इतना आसान है, मुश्किल है ही नहीं कुछ। मेंटल कंडीशंस ब्रेक करना आसान है, खुश रहना बहुत आसान है। डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आती है, उससे बाहर निकलना एकदम आसान है। इसको बेवकूफ बनाते जाइए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। Keep fooling the mind. Repeatedly, every day, keep fooling the mind. You will attain whatever you want to attain very soon. Don't allow any mental conditions
Don't allow any belief systems to get strong. Keep fooling the mind. आपका काम होता चला जाएगा. तो बेसिकली ये दो इश्यूज थोड़े डिस्कशंस में आए थे, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करेंगे. मन वैसे ही बेवकूफ़ है, मन में अक्ल ही नहीं होती. हम उस बेवकूफ़ को अक्लमंद मान रहे हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है. थिंकिंग दैट द फूल इज इंटेलिजेंट इज आवर फूलिशनेस. ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है. बेवकूफ़ी है. जरूरत ही क्या है? मन कहता है गुरुजी के पास जाना है. गुरुजी के पास जाना क्यों है? मन बेवकूफ़ बना रहा है आपको. वो कह रहा है देखो नहीं जाओगे ना फंस जाओगे, दुखी रहोगे. गुरुजी के पास जाओगे सुख मिलता है. और आप गुरुजी के पास आकर के मन को ही बेवकूफ़ बना रहे हो. आपने जो पूछा आंसर भी यही है. यहाँ पर समोसा खा करके, आरती कर करके, 2 घंटे प्रवचन, क्वेश्चन आंसर कर करके हम एक्चुअल में मन को बेवकूफ़ी बना रहे हैं. और फिर जाते हैं अरे वाह आज बहुत मज़ा आया, आज बहुत सुख मिला, आज बहुत शांति मिली, कितना नॉलेज मिला. ये कह करके आप मन को बेवकूफ़ बना रहे हो. जो दुखी आत्माएं आती है, सत्संग सुनती है, खुश होके जाती है, तो वो अपने मन को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. हमने मन के मुंह में तो कुछ डाला ही नहीं. शरीर के मुंह में कुछ डाला होगा, कान में कुछ डाला होगा, आनंद मन ने लिया, मज़ा आ गया, बात अच्छी लगी, बेवकूफ़ बन गया. इसी को कहते हैं बेवकूफ़ बनाना. दुखी मन को किसी न किसी प्रकार से सुखी करना, उसको बेवकूफ़ बनाना हो गया. घर में बैठे हुए डिप्रेस हो रहे हैं, चल बाहर चलते हैं, चलो बाहर घूम करके आते हैं, गार्डन में चलते हैं, मूवी चलते हैं. गार्डन में जाओगे, मूवी जाओगे, मन खुश हो जाएगा. मन को तो स्पर्श ही नहीं किया किसी चीज़ ने, लेकिन केवल मन को बेवकूफ़ बनाया गया. वाह यहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है, देखो कितने अच्छे पेड़ हैं. ये मन को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं. और जो मन को बेवकूफ़ बनाने के तरीके समझ जाते हैं, वो घर में बैठे बैठे ही बेवकूफ़ बनाते हैं. एक हॉस्पिटल में एक कमरा था, उसमें 2 बेड थे. एक बेड खिड़की के पास में था और दूसरे आदमी का बेड दूर डोर के पास में था. जो डोर के पास में था बहुत बीमार, डिप्रेस था, वो मायूस ज़िंदगी से, सुसाइड करने के लिए 4 बार अटेम्प्ट किया था. उसको ज़िंदगी में कोई रस ही नहीं आता है. हर चीज़ में एक बोझा लगता है उसको ज़िंदगी. तो डॉक्टर्स ने उसको एडमिट किया ट्रीटमेंट के लिए. और जो दूसरा पेशेंट था वो खिड़की के पास में, उसके कोई दूसरी बीमारी हो गई, बट मेंटली बहुत स्ट्रांग था वो. तो ये जो डिप्रेस्ड पेशेंट था, इसको वो खिड़की के पास वाला पेशेंट सुबह बोलता था देखो सनराइज हो रहा है, वाह क्या सीनरी है, वाह चारों तरफ लाल ही लाल, क्लाउड्स, ललाई, कितना सुंदर सीन है. 2 घंटे के बाद में बोलता था देखो क्लाउडी हो रहा है. दोपहर में बोलता था देखो कितना सनशाइन, कितनी एनर्जी सन से मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है. 4 बजे बोलता था देखो हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं,
शाम को बोलता था देखो फूलों को देखो, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, कितने खिले हुए फूल हैं, उनके ऊपर भंवरे फूलों का रस चूस रहे हैं। ऐसे करके वो एक्सप्लेन करता था इस पेशेंट को, तो इसको भी अच्छा लगता था। बोलते अच्छा इतना अच्छा सीन है, अच्छा इतना अच्छा सीन है। तो धीरे धीरे ये जो डिप्रेशन में था, उस पेशेंट की बातें सुन सुन करके धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकला। एक दिन, कुछ दिनों के बाद में, वो जो विंडो के पास में पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। कैंसर था उसको, एडवांस स्टेज कैंसर था, डेथ हो गई उसकी। तब इस दूसरे पेशेंट को शिफ्ट किया गया वहाँ खिड़की के पास। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने अटेंडेंट को बुला कर बोला खिड़की खोलो, मुझे भी वो सारा सीन देखना है, सनराइज़ देखनी है, मुझे क्लाउड्स देखना है, मुझे ट्रीज़ देखनी है, मुझे फ्लावर्स देखने हैं। वहाँ खिड़की खोली तो सामने बड़ी सी दीवार थी, नेक्स्ट बिल्डिंग की बड़ी दीवार, कुछ नहीं दिखता था वहाँ पर। उसने बोला ये क्या है? वो आदमी तो मुझे बोलता था सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, हवाएं चल रही है, क्लाउड दिख रहा है। बोले सर वो ब्लाइंड था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, कैंसर हो गया था, लेकिन वो अपने मन को बेवकूफ़ बनाता था वो, और इसलिए खुश रहता था वो। खुश रहने का इतना ही तरीका है। सनराइज देखने की जरूरत ही नहीं है, सनसेट देखने की जरूरत नहीं है, फूलों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप आंख बंद करके भी सनराइज का आनंद ले सकते हैं, आंख बंद करके सनसेट का आनंद ले सकते हैं। वाह क्या सीनरी है। और प्रैक्टिकली अभी हम लोग जो लास्ट वीक दार्जिलिंग सिक्किम गए थे, इसी प्रकार के व्यक्ति को हमने देखा, वहाँ मिले। वो बम्बई से आए थे, कलकत्ता से, नासिक, यूएस में रहते थे, नासिक में इंडिया में रहते हैं, वहाँ से आए थे वो हमारे साथ में। फर्स्ट डे मुझे पता नहीं था उनके बारे में, ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया, ओम प्रकाश जी है, हमने भी हेलो हाय की। वो आते, हम लोग जैसे ही पहुँचे एक होटल में, इतना अच्छा सीनरी था, बोलते वाह कितनी अच्छी सीनरी है। हमको भी लग रही थी बहुत अच्छी सीनरी, हम एंजॉय कर रहे थे, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, स्माइल कर रहे हैं, कितनी अच्छी सीनरी है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, वाह। हमको बाद में पता चला उनको कुछ दिखता ही नहीं है, कंप्लीट ब्लाइंड। और 4-6 दिन साथ में रहे, ऐसा इंसान मैंने तो नहीं देखा, कहानियों में सुना जाता है। सुबह शाम दोपहर रात को हर समय खुश, इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, कभी उसको मायूस नहीं देखा। उनकी वाइफ हाथ पकड़ के चलाती है उनको, हर समय बेचारे वाह कितना अच्छा लग रहा है, गैंगटॉक कितना अच्छा है। उनको अपनी आंखों से 6 इंच की दूरी पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन गैंगटॉक अच्छा दिख रहा है उनको। पेलिंग में दूर दूर कंचनजंगा की पहाड़ियां दिख रही है उनको, देख रहे हैं यहां पर। और जेन्यूनली वो खुश थे, वो जेन्यूनली, एक्टिंग नहीं कर रहे थे। मतलब आंख वालों से ज्यादा खुश मैंने उनको देखा। केदारनाथ जी, देखिए जैसे वो 1 किलोमीटर वॉक करना था वहां पर लेक के पास, हाँ। तो हम पूछ रहे थे चलेंगे, अरे कैसे नहीं चलेंगे, मैं तो सबसे आगे भागूंगा। अब उनको न लेक दिख रहा है, न वहाँ पहाड़ियाँ दिख रही है, खाली बताया गया वहाँ लेक है। माइंड बॉगलिंग। आंख वाले भी ऐसे सीन को देख करके इतने खुश नहीं होते हैं जितने बिना आंख वाले सीन को नहीं देख करके खुश हो रहे हैं। इसे कहा जाता है फूल द माइंड। ये बेस्ट एग्जाम्पल है माइंड को फूल करने का। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल होगा। वो कमिट किए हैं कि हैदराबाद आएंगे एक बार, तो मैं चाहता हूँ उन्हें कभी इनवाइट करेंगे हम, कभी मौका बनेगा तो एक थर्सडे कोऑर्डिनेट करके उनको बुलाएंगे, थर्सडे आइए। जेन्यूनली हम जो बातें करते हैं पॉजिटिविटी की, इनर विजन की, माइंड को फूल करने की,
खुश रहना हमारा ऑप्शन है, सराउंडिंग्स का ऑप्शन नहीं है। ये वो इंसान सही मायने में जी रहे हैं, वो उनको जीवन का कोई दुख ही नहीं है। कितने 7-8 साल हो गए शायद विजन जाकर के, 12 साल, 4-5 साल विजन जाकर के हो गए। ये अलग बात थी, कोई बीमारी से गया विजन, लेकिन कोई डिप्रेस नहीं। मेरे साथ पास में भी बैठे थे, ऐसे ही उनकी वाइफ पूछ रही है कुछ विजन ठीक हो सकता है क्या, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट ही इज एंजॉइंग प्रॉबेबली द वर्ल्ड मोर बीइंग ब्लाइंड देन हैविंग विजन। ही इज कंप्लीटली एंजॉइंग, क्योंकि उनको तो कोई गंदगी भी है, कीचड़ भी है, वो तो बोलते वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सीन है, अच्छा सीन हो गया। इसको बोलते हैं फूल द माइंड। स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग हैप्पी बाय फूलिंग योर माइंड टू एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट फूलिंग योर माइंड। मुक्ति, मोक्ष, सब इसको फूल करना ही है। डे टू डे खुश रहने से लेकर के स्पिरिचुअलिटी की अल्टीमेट, इसको बेवकूफ़ बनाना है। जो इसको बेवकूफ़ बनाना जानता है वो खुश रहता है। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, किसी को नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाइए और खुश रहिए। तो कोशिश कीजिए, आज से अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिए। आई कैन गारंटी जिस पल आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाओगे, आप अंतर में बहुत एक खुशी का अनुभव करोगे। आप यू विल एक्सपीरियंस, वेन एवर यू आर एबल टू फूल योर माइंड, यू विल एक्सपीरियंस इनर जॉय। अरे वाह, मज़ा आ गया आज तो, वाह। चलिए बनाइए बेवकूफ़ अपने माइंड को। वाह माइक। आज ही मैंने एक अपना यहाँ का जो प्रसिद्ध पेपर है हिंदी मिलाप, उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी। जब आदमी के शारीरिक कष्ट होता है या और कुछ भी होता है, तब तक वो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन वो संभव ये मेरे बुरे दिन है, मेरे अच्छे दिन है, संभव ऐसा कुछ करके मन को समझाता रहता है, और कभी कभी गलत फहमी में दुख भी सह लेता है, उसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन आखिरी में उन्होंने बताया, जब भावनात्मक दुख पहुंचता है आदमी को, यानी एग्जाम्पल दिया उन्होंने गुरुजी कि जब अपने वाले, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पत्नी हो, घर वाली, जो भी हो, जब वो आपको कहते हैं कि पूरे आयुष्य में आपने मेरे लिए क्या किया, तो वो जो चोट पहुंचती है इंसान को, उसका क्या इलाज है और उसको कैसा संभला जाए, वो समझ में नहीं आया। गुरुजी प्लीज बताइए। किस तरीके से फुल करा जाए, किस तरीके से माइंड को वो सिचुएशन को। हाँ, ये ऐसे हादसे या ऐसी घटनाएं अक्सर हर आदमी के जीवन में कभी न कभी हो जाती है। जब लड़का या लड़की या घर वाले उसको बोलती है कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया आपने, तो उसको जो दुख पहुंचता है, पूरा आयुष्य, पूरा लाइफ वो उसी के लिए, गृहस्थी के लिए तो खटते रहता है। और जब ऐसी बात आ जाती है तो क्या किया जाए और मन को या वो दुख को कैसा सहा जाए। शरीर पर कोई वार करता है, छड़ी से, तलवार से, हंटर से, तो शरीर को चोट पहुंचती है। मन को कैसे मारा जाए छड़ी से, ये बताइए, कहाँ है वो? मन को तलवार से कैसे मारा जाए, मन को हंटर से कैसे मारा जाए? मुझे तो दिखता ही नहीं है वो मन, तो फिर चोट कैसे पहुंच रही है? जब दिखने वाली चीज ही नहीं है। आप हवा है, यहां पर हवा को मारिए, तलवार से मारिए, हंटर से मारिए, उसको कहां चोट पहुंचेगी? कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है?
न उसको कोई छू सकता है, न उसको कोई मार सकता है, न उसको कुछ कर सकता है, तो दूसरा उस मन को चोट कैसे पहुंचा सकता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी दूसरे में मन को चोट पहुंचाने की हिम्मत, शक्ति, क्षमता है ही नहीं, नहीं है। ये तो आप केवल अपनी सोच, अपने विचार, अपनी भावना के द्वारा अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो कि मुझे चोट पहुंचाई जा रही है। मन को चोट केवल वो स्वयं पहुंचा सकता है, दूसरा नहीं। और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो कौन पहुंचा रहा है चोट? आप बेटे बेटी को दोष क्यों दे रहे हो? पत्नी को दोष क्यों दे रहे हो? आपका मन स्वयं आपको चोट पहुंचा रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बेवकूफ बन रहे हो, वो चोट पहुंचा रहा है, आप बेवकूफ बन रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है। एक विचार किसी ने दिया, आपने मेरे लिए क्या किया, वो दे करके भूल भी गया होगा। आप 15 दिन तक विचार पर विचार, विचार पर विचार, मैंने क्या किया, 60 साल पूरा परिवार को दिया, पैसा कमाया, इसको दिया, नुकसान भोगा, मैंने ये तकलीफ पाई, मैंने वो तकलीफ पाई, लोगों से लोन लिया, इनको कभी तकलीफ नहीं होने दी, मैंने आज तक मेरे बेटे को ना नहीं की, बेटी को ना नहीं कही, जितना पैसा चाहिए उतना दिया। वो बेचारा या बेचारी बोल करके तो भूल गए कि आपने हमारे लिए क्या किया। और आपका मन हंटर उठा करके अपने ऊपर ही वो होते ना यहाँ पर, हाँ बोनालू, उनको कोई मारते ना चाबुक से, दूसरा कोई नहीं मारता, वो खुद को ही मार रहे हो वैसे। और वो हर बार अपने आप को मार रहा है। वैसे हर विचार चाबुक है। मन अपने ही विचारों के चाबुक से खुद को मार रहा है। इसमें दूसरों को दोषी मत दीजिए। जिस दिन ये रहस्य आपको पता चल जाएगा, सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो आपको दुख दे सके, तकलीफ दे सके, चोट पहुंचा सके। चलिए किसी को भी बोलिए, चलो भाई पहुंचाओ चोट, देखते हैं कहाँ वार करता है। हाथ में हंटर दे दीजिए, मारो मेरे मन को, शरीर को हाथ मत लगाना, मन को मारो। कहाँ मारेगा वो? अब मन को बेवकूफ बनाने के तरीके, किसी ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया? मैं करने वाला ही कौन हूं? मेरा खुद का ही मैं नहीं करता हूं, दूसरों का कहां से करूंगा मैं? मेरा करने वाला ही और कोई है, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? बन गया बेवकूफ बन। कहां चोट पहुंची? अब चोट उसको पहुंची। ये क्या बोल रहे हैं? या तो दुखी होगा या बोलेगा नहीं नहीं आपने किया तो बहुत है। इमीडिएटली मन को बेवकूफ बना लो, फ्री हो जाओगे। मकड़ी का जाल मत बुनिए, फंस जाओगे। हर पल मन को बेवकूफ बनाते जाओ। कोई आपको गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, आप स्माइल करो, कितना अच्छा लग रहा है। इसके एक्सप्रेशन देखो। गुस्से में जब रहता तो एकदम चीक्स ऐसे लाल हो जाते हैं, आंखों पे सल पड़ जाते हैं। फिर आप माथे की रेखाएं देखो उसकी, उसमें कुछ ना कुछ स्टडी करने की कोशिश करो। मन को चोट पहुंचेगी नहीं, उल्टा 10 गुना गुस्सा उसका और बढ़ सकता है। वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका मन उसको चाबुक मारेगा। आपको कोई गुस्सा करेगा, डांटेगा और आप मुस्कुराओगे तो चाबुक किसको पड़ेगी? उसको पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी। ये मन को बेवकूफ बनाना हो गया। जो नॉर्मल इंसान करता है उसका उल्टा करो, मन बेवकूफ बन जाएगा। मैंने किसी को कहा भी था, यही भाई साहब को, ध्यान कर रहे हो, सो रहे हो? सो रहे हो?
समाधि में हो। मैंने कहा कभी जब गुस्सा आता है तुमको बहुत, अपनी पत्नी पर, पत्नी नहीं है यहाँ पर, सुमन आई है क्या, बहुत गुस्सा आता है तो नॉर्मल इंसान क्या करता है, चिल्लाता है, जोर जोर से बोलता है। बेसिकली गुस्से में हम कुछ ना कुछ अबनॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, इतना ही है ना। नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, अबनॉर्मल बिहेव करते हैं। तो सामने वाला समझता है कि इनको गुस्सा आया है। तो मैंने इनसे कहा अगली बार जब पत्नी पर गुस्सा आए, जोर से चिल्ला करके मत बात करो। सुमन जी, मेरी प्यारी सुमन जी, आप बहुत सुंदर लग रही हो सुमन जी। उसने 20 साल में ये वर्ड्स नहीं सुने होंगे, अब जैसे ये सुने कि समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज आपके एक्शन है ना, मुझे बड़ा गुस्सा दिला रहा था सुमन जी, हंसते हुए बोलिए। ऐसे जब बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुई है, इसलिए ये अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। आपने अपना मैसेज भी दे दिया सामने वाले को कि तुमने कुछ गड़बड़ की है। मैं चिल्ला करके इजहार करूं या ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेम दिखा करके इजहार करूं, दोनों का मैसेज सेम है। इस तरह के मैसेज में मेरा बीपी नहीं बढ़ा, मैं गुस्सा नहीं हुआ, चिल्लाया नहीं, 4 दिन तक जो कटी कटी होती है वो नहीं हुई, और सामने वाला बोलेगा आई एम सॉरी उसी टाइम। चिल्ला के बोलोगे तो सामने वाला डबल आवाज में चिल्लाएगा, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम क्या बात कर रहे हो, 20 साल से तुम्हारी माँ की सेवा कर रही हूँ, ज़्यादा चिल्लाओ मत। 2 दिन पियर चली जाऊंगी ना, तुमको पता चलेगा, खत्म। तो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ता है, लेकिन ये प्यार से बोला हुआ उल्टा नहीं पड़ता है। ये भी माइंड को बेवकूफ़ बनाना हो गया। आपने पूछा ना, एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं अब, माइंड को कैसे बेवकूफ़ बनाना। ऐसे माइंड को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अपना रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, सुकून चाहिए, इसको बेवकूफ़ बनाते जाओ, रास्ता निकालते जाओ। जहाँ रुक गए, जहाँ अटक गए काम से, फिर लोग चाबुक से मारते जाएंगे। लोग मतलब लोग कुछ बोलेंगे, आपका चाबुक निकलेगा मन से विचारों के रूप में, और अपने ही मन को मारता जाएगा। ये सीन याद रख लीजिए, वो जो खुद को मारते हैं ना, वो सीन याद रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी मन दुखी हो, जब भी मन फील करे, डिप्रेस हो, याद रख लीजिए इसका चाबुक निकल गया है, और वो माँ काली टेम्पल वाला सीन जिप 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 मारता जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं, वो आदमी को कुछ बोलते हैं, पोतराज। बस जब भी मन अपसेट हो, समझ लो ये पोतराज बन गया है। तो पोतराज जाग जाता है, वो सोया हुआ रहता है, उसको जागने मत दीजिए, सोने दीजिए पोतराज को। तो आज सबके लिए लेसन है, सबके अंदर पोतराज बैठा हुआ है, उसको जागने मत देना। समझ में आ गया ना, इतना ही है लाइफ का सीक्रेट। हाँ, बस पोतराज को एक काम कीजिए, वो पोतराज की एक फोटो बना लीजिए, घर में टांग दीजिए उसको, खूंटी पे। घर की खूंटी पे टांग दीजिए, रोज दिखना चाहिए। ये हम क्या बात भूल जाते हैं। आप ये YouTube पर रोज तो वीडियो देखोगे नहीं, 2 दिन के बाद भूल जाओगे, पोतराज जाग जाएगा। उसको जागने नहीं देने के लिए उसको दीवार पे टांग दो, वो जागेगा नहीं। ये बात को अगर याद रखनी है तो पोतराज की एक फ़ोटो टांग दीजिए। अगले बार अपने भी कोई पोतराज का पोस्टर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सबको घर में ले जाके रख दो। सही में यही रहस्य है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारा माइंड परमिशन नहीं दे, हमारा माइंड दुखी हो सकता है क्या?
जब तक हमारा माइंड परमिशन न दे वो डिप्रेस हो सकता है क्या? जब तक हमारा माइंड परमिशन न दे वो डिसअपॉइंट हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। यहां पर विचारों की लड़ी बनने ही मत दीजिए। बनने के बाद में काटना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने बोल दिया है, आपने क्या किया मेरे लिए, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और अगर आपने विचारों की लड़ी बनने दी और बाद में याद आया कि अरे पोतराज खड़ा हो गया, फिर उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पोतराज एक बार जब जोश में आ जाता है ना, तब किसी की नहीं सुनता वो अपने शरीर को लहू लहान कर लेता है। वो एनर्जी आने से पहले ही उसको रोक दो, इंस्टेंटली उसी टाइम उसको बेवकूफ बना करके खुश हो जाओ। बस उसी का नाम डिप्रेशन है। डिप्रेशन को ही पोतराज कहा गया है। सर 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो आप अभी जो बात करें वो, और 2 पहले के हैं 15 डेज के। पहला कि अभी जो आप बोले मोक्ष की बात करें कि पहले के जो अपने कर्मास है या वो जो भी है, तो वो बात के लिए एक चीज़ पूछती हूँ कि क्या ये इतना नहीं है कि अभी जो समझ आई है हमें कि अपन मोक्ष हमें चाहिए ये जन्म में ही और मिल ही जाएगा 100%, आई डोंट हैव डाउट। वाह, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो वो जो मिल जाएगा वो एक समझ आना भी क्या एक मोक्ष के तरफ एक पहला कदम नहीं है? है ना, है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ बहुत कम लोगों को आई थिंक आती है। एकदम एकदम पहला कदम है और आखिरी कदम भी वही है। उसको पकड़ के रखना है। समझ आ गई, अब उसे छूटने नहीं देना है। एक और क्वेश्चन है, मैं सर मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो लास्ट टाइम आपने लास्ट टू लास्ट वीक बात की थी कि अपने हार्ट को देखो ऐसा एक्सेट्रा। तो मैं ना हमेशा एक दिए की रोशनी को देखती थी मेडिटेशन में। तो वो क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद मुझे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेडिटेशन करते हुए, बट अभी अभी लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के पहले क्या हुआ कि वो दिए के पीछे मुझे अपना ही चेहरा नज़र आता है और एकदम स्माइलिंग फेस में एकदम खुश हूँ ऐसा। तो वो क्यों आ रहा है? वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बनाने दीजिए। जब अच्छा बेवकूफ़ बनाता है तो चिंता मत कीजिए। जब दुख देने वाला बेवकूफ़ बनाता है तब सोचिए। इसमें तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, कुछ बुरा नहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। आई वॉज फीलिंग कि नहीं, वो माइंड इमेजिनेशन करता रहता है, इसके पीछे कोई रीज़न मत ढूंढिए। आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। कल दिए के पीछे आपका चेहरा नहीं दिखेगा, मेरा चेहरा दिख जाएगा। एक दिन दिया बुझ जाएगा। हाँ, हर बार रीज़न ढूंढेंगे ना, नहीं, तो फिर वो वैसे दिया बुझ जाएगा। तो बालिका वधू सीरियल में जैसे दिया बुझ रहा है मतलब किसी की जान निकल रही है, तो वैसे आपके मन में लगेगा दिया बुझ गया मतलब कोई जाने वाला है क्या? तो वो सब इमेजिनेशन के चक्कर में मत पड़िए। ये सब चलता रहता है। ये नए नए सीन्स क्रिएट होते रहते हैं। बी द सीयर, डोंट बी द सीन, जस्ट बी द सीयर। सीयर मीन्स देखने वाला। आप मूवी देख रहे हो मल्टीप्लेक्स में बैठे हुए, वहाँ सीन्स आ रहे हैं जा रहे हैं, चलने दीजिए। क्यों, कैसे, किस लिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, दिमाग मत लगाइए। अच्छा, और एक सर अभी क्या हुआ, मतलब लास्ट वीक मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं हमेशा बैठ के करती हूँ। बैठे हुए क्या हुआ कि पूरा बॉडी पूरा लूज एकदम छोड़ देते हैं अपन, जैसे शीतलीकरण में सोते हैं वैसा पूरा लूज। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मुझे इतना वेट लग रहा था मेरे ही बॉडी का कि मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उठ गई हूँ। मतलब बहुत वज़न बहुत लग रहा था। और फिर मतलब वो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं लूज़ होना चाहती थी तो भी नहीं हो पा रहा था वो, और वो कुछ अलग ही हो रहा था कि आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। मतलब मैं पूरा मेडिटेशन में थी, पूरा ध्यान में, कुछ भी मतलब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बट मुझे अपने वेट बहुत लग रहा था। ऐसा 2-3 बार हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे उठा रहा है ऐसा, और वेटेड उठा रहा है जैसे तो कोई हट्टा कट्टा ही होगा। परमात्मा सिवाय और कोई नहीं होगा। नहीं, मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये सब
मेडिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। कभी बहुत हैवीनेस महसूस होता है, कभी एकदम हवा के जैसे लाइट फील करते हैं, कभी बलून के जैसे फील करते हैं। इसके पीछे फिर वही है कि रीज़न मत ढूंढिए, मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस है, परमानेंट नहीं रहते हैं। एक फेज़ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस चले जाते हैं, फिर नए एक्सपीरियंस होते हैं। सो जस्ट अलाउ देम टू गो। कोई रीज़न नहीं है इसका, इसको प्रोब मत कीजिए। नहीं, पर वो इतना वजन हो रहा था ना कि मैं मतलब मैं मूव भी नहीं हो पा पता है रही वो, थी। पता है वो ऑलमोस्ट एक स्टील ना की बॉडी आँख बन खुल जाती है। रही थी, कुछ भी नहीं। आप चाहते हो तो भी हाथों को मूव नहीं कर पाते हो, आंख नहीं खोल पाते हो। आपको कॉन्शियसनेस भी है और आप चाहते हो कि पाँव को हिला लूं, उठ जाऊं, बैठ जाऊं, वो भी नहीं कर पाते हो। कुछ भी, आँख भी नहीं खुल रही हाँ, थी। वो भी होता है ऐसे। सिंगल मोमेंट। जस्ट एंजॉय इट, जस्ट अलाउ इट टू गो थ्रू। कोई प्रोब मत कीजिए। और ये कोई गलत नहीं है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं कोई गलत या नेगेटिव या पीछे खींचने वाले नहीं है। ये सब मेडिटेशन के आगे से आगे बढ़ने वाले ही एक्सपीरियंसेस हैं। कोई इश्यू नहीं है इसमें। डोंट प्रोब। जैसे प्रोब करेंगे माइंड वहाँ फंस जाएगा। अच्छा एक्सपीरियंसेस होगा तो माइंड उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, बुरा होगा तो उसको हटाने की कोशिश करेगा। जितना हटाने की कोशिश करोगे वो एक्सपीरियंस वापस नहीं आ जाए, वो हैवीनेस वापस नहीं आ जाए, वो अच्छा नहीं लगता है, वो ज़्यादा आएगा। नहीं सर, जब हैवीनेस हुआ, मतलब जिस दिन मुझे वो हुआ एक्सपीरियंस, बट उसके बाद एकदम लाइट, और जब मैं उठी तो आई वाज टोटली मच मोर फ्रेश। ऐसा ही होता है, बीच में एक हैवीनेस आ सकता है, फिर लाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इसलिए आप क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हो, बट उसका कोई रीजनिंग नहीं है। जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट एंजॉय एंड आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको। ये कई बार हम ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कभी सुने हुए नहीं है, पढ़े हुए नहीं है, या किसी ने बताया नहीं, तो हमको एक बार का लगता है कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे कोई रीज़न है क्या। और कई बार अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। मेडिटेशन में अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, डर भी लगता है, रोना आता है, ऐसे भी होते हैं। ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेडिटेटिव प्रोसेस है, इनको होने दीजिए। Swamiji, from 1.5 year onwards, I am facing the problem with unnecessary thoughts and continuous doubting. And I have prepared for GATE 2013, and I have got 518 rank All India. I have not satisfied with that rank, and I went to Delhi this year. And I have prepared with too much intention, and I have seen my dream daily, continuously. I have performed the mock test also well, but real GATE result is worse. After that, I lost my confidence levels, and even though having that problem, I have overcome with some suggestions from one of my professor and psychologist sir. And after that result, I have lost my confidence, and I left IES preparation and came here, and I have met some psychologists, and up to now I didn't get any solution for that problem. And one of psychologists said that this is occurring of this is the good thing only for you, and you will be the ruler without having the kingdom. And how it is good, and how should I overcome from this one? It is very easy to get disappointed. Easiest not to get disappointed requires some effort. One failure, two failure, third failure, we are gone. Mind gets disappointed. Thomas Edison, he invented bulb. He failed 2000 times. Yeah, because here my economical condition is worse. I have a chance from my uncle. He has spent totally 3 lakhs this year, and again I don't have any chances to try again. That's why I have restricted this time only. Forget it. You would have become what? IAS? Yeah. Yes. Maybe being IAS is not good for you for next 40 years. How do you know?
Maybe there is something else is in store for you which is better than being IAS. Number one, you don't know what is good for you. With your limited intelligence, you are thinking being IAS is good for you. Yeah, but problem is why it was started, how it was started, and how should I overcome from that one? And See, as I said, it is very easy for mind to become negative. How it started, why it started could be many reasons. Your preparations might not be good. Your fear factor might be there. Somewhere, some fear factor that maybe I'll not score good. Maybe I have read, I have studied well, but maybe during exams I'll forget. Some wrong programming could have taken place in your subconscious mind. actually, before the exam, totally, I am feeling that I will be the topper. Totally, I am daily seeing that my dream is this one. My life is like this, and my package is like this. My life totally, it will be changed after the. Yeah, within- so many times when the dreams do not come true, then you get disappointed. So you have to tell your mind, again, fool your mind, that if I have not fared well, if my dreams have not come true right now, maybe the time is not good for me to get what I want at this point of time. Actually, some people said, na, sir, if man tries, everything can be done by man. Yeah, but- then why we have tried so much? Then why can't we? That you are thinking you have tried so much. How can you fix your limit? I have seen my results in mock test. That's okay. But how many times you failed? I have failed from BTech second year onwards. I have been trying. How many attempts you have failed? How many attempts you have made? GATE is 2 times and BTech 3 times. 5 times. Maybe you have to make 50 times, 50 efforts, 50 tries. But my economical condition is not supporting to do that many trials. So there is no match to your trying and economic condition. Then forget it. Then do something else. Eventually, what you want in life? Actually, I want be a good engineer first, initial thing. After going to Delhi, I have fixed that IAS is lesser than IAS. Then first year I will try to IAS and next year I will try for civils. Like that I have thought. See, number one, failure is always considered to be a stepping stone for success. If you think that all successful people became successful in the first attempt, you are wrong. Most of the successful people whom we know that they are successful people have gone through 100 times more failure than you. But they succeeded only because they did not get disappointed. You will not succeed because you got disappointed. That's the main reason. If your economic condition does not permit, you have the option to work also, earn money, as well as continue your preparation. Who stops you? Nobody stops you. You can always do that. Getting disappointed, feeling depressed is the easiest thing. That which you are following now. You should try to get out of it. Keep working towards, if you want to become IAS, IPS or whatever, and if you know that one day I will become, you can't fix a time limit based on your convenience that by 25 years age I should become so and so. Maybe at the age of 40 you will become. What we think we will become, but we cannot fix the time frame. So this you should know. Number 2, failures are always stepping stone for success. Number 3, all successful people have failed innumerable times. And there are thousands and thousands of people who also tried to succeed, but they did not experience success because they got disappointed. World doesn't know about those failures. World knows only about those people who succeeded. And success they have got on failures, on the step of failures only. You have to find ways and means. There have been people who have worked so as to fulfill their economical conditions, as well as they studied, as well as they strengthened their subconscious mind and succeeded.
Maybe somebody else would have taken 2 years, you'll take 10 years. Keep proceeding towards your destination, one day you will reach. If you stop in between, nobody will know you. Your job is to keep proceeding towards your destination. Be effort oriented, don't be result oriented. If you become result oriented, you will be disappointed. If you are effort oriented, you will never be disappointed, and one day you will reach your destination. Then forget it. Forget it. Maybe it is not good for you. Forget it. Remove that condition from your mind. Tell your mind, I don't want to become IAS. I want to become big industrialist, Ambani, businessman, Bill Gates. Maybe something better is waiting for you. You can't know. You fool your mind. Today we are talking only about fooling mind. Don't get stuck up, that's all. Life means keep proceeding. So if one door closes, there are 4 doors opened up. You have to look at those doors. प्रणाम गुरुजी। अब शुरुआत में हम लोग कुछ कर्म की बात कर रहे थे। क्यों है हम ये झंझट में पड़े, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म? हमारे फर्ज अदा करते हुए जो भी होता है वही होता है जो मंजूर खुदा समझ के हम क्यों नहीं हम आगे बढ़े? बढ़िया ना, किसने ना कहा था? अक्सर होता है, ऐसा नहीं हो रहा होता। ऐसे ही होना चाहिए। जो होता है मंजूर खुदा होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कर्मों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने वही कहा ना, ये माइंड पहले फुल अपने आप को बेवकूफ़ बना था। ये कर्म है, ये अच्छा कर्म है, ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये बंधन है, ये पुनर्जन्म है। किसको मालूम मोक्ष है ही नहीं, कई को किसी को नहीं मालूम। बड़े जो भी होता है स्वीकार करिए, स्वीकार भाव से रह सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी है स्वीकार होता है। आप मेरी बात ही कह रहे हो वापस से। मंजूर है खुदा, एकदम सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मंजूर खुदा को भी भूल जाइए। अभी कहा ना, वो आदमी ने कहा मैं शिवलोक जा रहा हूँ। किसी ने पूछा कि शिवजी आपको इनवाइट किया क्या? उसने कहा वो क्या इनवाइट करेंगे, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ मंजूर खुदा भी भूल जाइए। इट इज माई ऑप्शन। गुरुजी नमस्ते। आप हर एक बार मन को बताते हुए इधर ऐसे कर रहे थे, तो क्या मन यहाँ रहता है, द सीट ऑफ माइंड? अगली बार से यहाँ बता दूंगा और क्या। क्योंकि मन को बेवकूफ़ बनाना है, तो अगली बार से ऐसे करूँगा। यहाँ रहता है मन, इधर। ये लोग सब यहाँ प्रणाम करते हैं ना आकर के यहाँ, तो मेरे मन की एनर्जी को यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर खींचने के लिए यहाँ प्रणाम करते हैं। एक्चुअल में यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता। सेकंड गुरुजी, ये मन और ब्रेन का अंतर क्या है गुरुजी? ब्रेन फिजिकल मैटर है जी। शरीर के साथ में पैदा होता है, शरीर के साथ में मर जाता है। मन शरीर नहीं भी था तभी भी था, मन शरीर नहीं रहेगा तभी भी रहेगा। ब्रेन बेसिकली मन के थॉट्स को प्रोजेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। विदाउट ब्रेन इट कांट प्रोजेक्ट इटसेल्फ, इट कांट शो एक्सप्रेशंस, इट कांट टॉक, इट कांट स्पीक, इट कांट हियर। तो ये पूरा काम ये इंस्ट्रूमेंट करता है। ये एनर्जी है, माइंड इज एनर्जी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी, यू कैन कन्वर्ट इट टू गेट कूल एयर फ्रॉम AC, कन्वर्ट इट टू सी मूवीज ऑन द टीवी। तो ये कन्वर्टिंग काम करता है ब्रेन। तो ब्रेन माइंड्स फिजिकल रियलिटी, तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रेन सेल्स। मेमोरी में बताते हैं कि सिनेप्सिस एंड कनेक्टिंग जो माइंड में बन जाते हैं, पाथवेव्स, हैबिट्स, इसको इंस्टेंट कैसा डिलीट कर सकते हैं गुरुजी? क्योंकि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो ब्रूस लिप्टन 20-30 साल ये ब्रेन के ऊपर, DNA इसके ऊपर रिपीट किया, वो बोलता कि माइंड से सोचो तो DNA भी बदल जाएगा। तो बदलता है ना, बदल जाएगा। हाँ, तो बदलता है। ये इंस्टेंट कर्मा डिलीटिंग और ये इंस्टेंट हैबिट चेंजिंग, ये मन से, ब्रेन से कैसे सिंपल प्रोसेस कर सकते? ए थॉट, जस्ट ए थॉट।
what sort of thought it should be? सिगरेट पीते हो, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, थॉट। इतना सिंपल लगता है, इतना ही सिंपल है। आपके पास है तो कोई थॉट्स भी नहीं रहते, क्वेश्चन भी पूछना मुश्किल होता, अभी एफर्ट लगा के पूछना पड़ा। तो इतना इजी थॉट क्यों नहीं होता? लाइक आप बताए कि अष्टावक्र ऋषि ने तो भी यही कहा था ना राजा जनक को, मुक्त हो गए, खत्म। साधना करना, ध्यान करना, शास्त्र पढ़ना, सत्संग जाना, उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, चुटकी बजाओ मुक्त हो जाओ, सिंपल ही है। शास्त्र भी कहता है जाओ काशी में जाके मर जाओ, मुक्त हो जाओगे। सिंपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है। आपने मतलब जनरली लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, उसको डिफिकल्ट प्रोसेस चाहिए, हर चीज़ डिफिकल्ट चाहिए उसे, तब वो एक्सेप्ट करता है। सिंपल सॉल्यूशंस एक्सेप्ट नहीं करता है। अदरवाइज इट इज़ एज सिंपल एज वन थॉट। मुझे वो पुनीत ने एक बार पूछा था कि गुरुजी मुझसे और एनलाइटनमेंट में कितनी दूरी है? मैंने कहा वन थॉट अवे इज योर एनलाइटनमेंट, दैट्स ऑल, इट इज एज सिंपल एज दैट। वही राजा जनक ने कहा, इट्स ओनली वन थॉट अवे, बट माइंड रिक्वायर्स probably 100 years to think that one thought. That's your mind's problem. so that's what you said, keep fooling the mind every moment. That's all. तो वो इसलिए बता रहा हूं कि माइंड के कंडीशंस ना बने, हर बार माइंड को बेवकूफ बनाते जाओ उसको। 3 Idiot पिक्चर देखी होगी ना, उसमें भी ऐसे ही बोलता है आमिर खान, वो मेरी बात ही करता था। वो माइंड को बेवकूफ बनाते जाओ, जो करते हो उसका उल्टा करते जाओ। माइंड कंडीशन होने ही मत दो किसी भी चीज में। धीरे धीरे जैसे जैसे माइंड को बेवकूफ बनाते जाओगे, माइंड की ग्रंथियां खुलती चली जाएगी और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही है। थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है आपका माइंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है थैंक यू बोलने के बाद भी, क्योंकि माइंड को कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, बहुत डिफिकल्ट, डिक्शनरी में देखने वाले टर्मिनोलॉजीज चाहिए जो लोग नहीं समझ सके, घर जाके डिक्शनरी में देखे इसका मतलब क्या हुआ। सिनॉप्सिस, आपने क्या क्या वर्ड्स यूज किए मेमोरी के लिए? देखा, सिनेप्टिक वायरिंग, और माइंड को चाहिए ऐसे। नमस्कार गुरुजी। हम हर बात को मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ करके कहने से ये मैं अहंकार में नहीं बदलेगा, ये अहंकार में बदल सकता है क्या? बदलता है ना, तो उसको भी बेवकूफ़ बनाओ। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया। हर चीज़ में ही एक चेंज्ड सिनेरियो लेकर के आ जाइए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं करते जाओ, मैंने यही कहा कि हर बार उसके कंडीशंस को ब्रेक करते जाओ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ऑल कंडीशंस आर गेटिंग इम्पोज्ड ऑन द माइंड एंड हाउ टू रिमूव देम। सो डू एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर माइंड बोल रहा है कि मैंने ये किया, अब बोला तुमने नहीं किया, किसी ने करवाया, खत्म हो गया। ऐसे कर करके उसको चेंज करते जाओ। थैंक यू गुरुजी। विशाल, बेचारा आधे घंटे से वेट कर रहा है, उसको दे देते हैं पहले। तुम्हारा दुश्मन है क्या? बेजार हो गया गुरुजी पूरी। उसको हर सत्संग 10 रुपए टिप दिया करो। प्रणाम गुरुजी। यही विषय पे इससे पहले भी आप बात कर रहे थे, मैं इससे पहले भी पूछा था, मगर एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहे, जैसा नहीं पूछना बोल के मैं ही स्टॉप हो गया था। मगर एवरी टाइम वही टॉपिक में आप जितना बोलते, श्रवण नमक जितना है तो मनन, रोटी आटा जितना करता हूँ मैं, तो वो मगर रोटी नहीं बनता था। वो उसके वास्ते ईश्वर ने यही बात पे मनन कर रहा है, तो फिर आपसे उन्होंने बता ही दिए ये थॉट के वास्ते जो भी इसको फूल बनाना है बोले तो जो डेटा है उसके ऊपर ही मन चलता है। आपने इसे प्रगति रिसर्च में कहा था, मैंने ये नहीं सोचा था, फिर भी ऐसा
मेरे लाइफ में हो गया बोले तो तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेशंस है, इसके वास्ते आप ऐसा हो गया। तो अभी भी आप एग्जाम्पल पे बताए थे, मन कुछ नहीं कर रहा है, वो भी किसके थ्रू, जो ऐसा है ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो इसके वो भी कुछ नहीं कर रहा है। नदी एग्जाम्पल से, नदी में प्रवाह है तो जो प्रभाव में है वही तरफ वो कुछ भी डालो चले जाता। ऐसा ही थॉट कैसा इम्प्रेशंस है उसके हिसाब से ही सोच रहा है। इच्छा शक्ति कैसा है बोल के फिर उसके ऊपर मनन करे तो काल मान परिस्थिति, इससे पहले जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर सोचे और मन के ऊपर काल में वो टाइम पे क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से सोचे। तो ये तुम्हारे मन को बेवकूफ़ बना रहे हो, साथ में मेरे को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं, एग्जैक्टली मैं क्लियर करना चाहता हूँ गुरुजी, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ही मन को बेवकूफ़ बना सकते, मगर मन को बेवकूफ़ मनी बनाना बोले तो वो बहुत होशियार है, वो उतना आपके ऊपर आपके सामने बनाएंगे बोल के बोलता, फिर जाने के बाद वो नहीं बेवकूफ़ बनता। तो मेरे को पक्का बेवकूफ़ बनाना है बोले तो क्लियर होना है, बनाओ। तो वो डेटा के ऊपर ही, इंफॉर्मेशन के ऊपर ही वो इच्छा कर रहा है गुरुजी। नया डेटा भी मिल रहा है ना रोज। हाँ, वो नया डेटा, ये नया डेटा है। हाँ, वो गुरु ही बेवकूफ़ बना सकता है, वो भी डेटा ही है बोले तो अपने आप कुछ नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली आप बोल रहे हैं ना, ये भी ऑटोमेटिक चल रहा है गुरुजी, ऐसा समझ लो क्या। एग्जाम्पल के द्वारा मैं अंडरस्टैंड कर लिया। सब एक टीवी के डब्बे है गुरुजी, सबके हाथों में रिमोट कंट्रोल है। वो सोचते हैं मैं अपना टीवी का चैनल दबा के मैं वो प्रोग्राम देख रहा हूँ, मगर दूसरे के हाथों में भी जो रिमोट कंट्रोल है उससे भी मेरा टीवी चेंज हो रहा। एग्जाम्पल मदर आए तो एक इमोशनल सीरियल, अगर गुरुजी के आगे है तो एक स्पिरिचुअल ऐसा संस्कार चैनल, हाँ आ जाता, स्टार प्लस, कोई नहीं तो कतरीना कैफ का गाना आ जाता, ऐसा चेंज होता। मगर आपका एक ही चैनल है, वो भी कैसा है बोले तो एक ही प्रोग्राम चलता है, उसमें कतरीना कैफ का गाना है तो भी उसमें भी आप ईश्वर देखते हैं। खाली आपका प्रोग्राम को टाइमिंग करने वास्ते गुरुमा बोलते हैं अभी 8 बज गए बोल के, एक ही चैनल है पूरा, वो कि एक ही वो कैसा है बोल के वो सोचे तो भी वो आपका गुरु, आपका इतना साधना है ना गुरुजी, इतना संस्कार से आप इतना साधना करा बोल के करे बोल के वो डेटा से आपका वो नदी में इधर उधर करा बोले तो अपोजिट टाइप में स्विमिंग कर रहे ना, तो वो भी डेटा है, पूरा डेटा के सिवा कुछ भी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है, वो कालमान परिस्थिति है, ऐसा समझा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है, वो भी डेटा के ऊपर ही आधार है, वो डेटा भी मैं मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो ऑटोमेटिक आ गया। मैं नया डेटा दे रहा हूँ ना। हाँ, जैसे हमारे गुरुजी थे, वो बहुत डेटा एक्वायर किए उनके पिताजी से, उनके पिताजी के पास में उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा डेटा था, उनके पिताजी ने उनको 10% डेटा दे करके ही एनलाइटन कर दिया। हमारे गुरुजी ने हमको उस 10% का 10% डेटा दे करके एनलाइटन कर दिया। हम उस 10% का 10% दे करके एनलाइटन कर रहे हैं, तो तुमको कम डेटा में ही काम हो जा रहा है, इतना डेटा काफ़ी है। आई एम एनलाइटेंड, दिस डेटा इज एनफ, हो गया बेवकूफ़। मन बहुत पावरफुल है गुरुजी, उसको केवल गुरु ही बेवकूफ़ बना सकता है, वो समझ में आएगा। अलाउ करोगे तो ना। करा है गुरुजी, इसके वास्ते क्लियर हो रहा हूँ। बहुत नेगेटिव था, अगर मेरे लाइफ में गुरु नहीं हो तो मैं नेगेटिव बड़ा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं ही देता था, तो मैं बहुत नेगेटिव डेटा कलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर आप मेरा पात्रता नहीं है गुरु से पूछने का। मैं यूट्यूब में देखा गुरुजी मैं कैसा पूछ रहा हूँ बोल के, वो ठीक से पूछ रहा भी नहीं, एक ही प्रश्न दूसरे बार पूछ रहा हूँ, और फिर भी आप प्रिपेयर होके पूछना। ये दूसरे जगह मेरे को अलाउ नहीं करते थे, मैं उनको दोष देता था। क्यों बोले तो मेरा प्रिपरेशन नहीं था, मैं जो मन में आया वैसे ही पूछ रहा था, तो प्रिपेयर करना बोल के अभी मेरे को देख के। अच्छा, अभी जो पूछ रहे हो वो प्रिपेयर्ड पूछ रहे हो क्या? नहीं गुरुजी, यहाँ तो सबको लग रहा जो मन में आया वही बोल रहे हो। फिर भी आप अलाउ कर रहे, धन्यवाद गुरुजी। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है वो।
और अगले सेशन से ये लोग चाबुक लेके आने वाले हैं। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ मन है उसको बेवकूफ़ बना दिया, मन ही नहीं है तो किसको बेवकूफ़ बनाया? ओह, वो तो और हायर स्टेट हो गया। वहाँ किसको बेवकूफ़ बनाया? किसी को नहीं बनाना है, वहाँ बनाने की ज़रूरत ही क्या है? जहाँ मन नहीं है वहाँ किसी को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जिंदा रहोगे ही नहीं तो कौन किससे झगड़ा करेगा, कौन किसको मनाएगा, कौन किसको प्यार करेगा, कौन किसको खिलाएगा, वो तो प्रोसेस ही नहीं है ना। जहाँ मन नहीं है वहाँ तो बेवकूफ़ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मन है वहीं बेवकूफ़ बनाना है, और वो भी हमारे अनुसार नहीं चल रहा है तो बेवकूफ़ बनाना है। अगर हमारे साथ अनुसार चल रहा है तो बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतने सालों तक, इतने जन्मों तक हमको बेवकूफ़ बनाता गया। हजारों लाखों करोड़ों जन्म आपने केवल इसलिए लिए कि मन ने आपको बेवकूफ़ बनाया। अब मैं उसके रिवर्स प्रोसेस दे रहा हूँ आपको कि उसने बहुत खेल खेल लिया है आपके साथ में। अगर वो खेल कंटिन्यू कर रहा है तो अब आप उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दो, तब उसको मज़ा लगेगा, अरे मुझे भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है। तब वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा कि आपने मेरा खेल जान लिया है। जैसे एक मैजिशियन है, मैजिशियन कुछ ना कुछ खेल दिखा रहा है, आप स्टेज के पीछे जाकर के उसको पकड़ लो कि देखा मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, ट्रिक है। वो बोलेगा किसी को बोलना मत, ये तो मेरा ट्रिक है, मैं ट्रिक कर रहा था, लोग खुश हो रहे थे, मुझे पैसे दे रहे थे, अब तुमको ट्रिक का पता चल गया, किसी को बोलना मत। ऐसे मन सरेंडर हो जाता है जैसे मैजिशियन सरेंडर होता है। तो ये मैजिशियन है, इसके ट्रिक को पकड़ लो, मैजिक शो बंद हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। चलिए, क्या विनोद कोई इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं सर, एक छोटा सा, जैसे ब्रेन तो सर गुरुजी ग्रोस एनर्जी हो गया, तो मन और माइंड एक ही बात है क्या? हाँ, मन और माइंड एक ही बात है। थैंक यू गुरुजी। देखा, ऐसा शॉर्ट क्रिस्प छोटा डेटा, काम खत्म। ओके। ये मन और आत्मा अलग है? हाँ, मन और आत्मा अलग है, अलग अलग है सर। एकदम सर अलग। जैसा आपने कहा हम जीवित हो या ना हो मन तो रहता ही है, मन वैसे रहता है। उसी प्रकार आत्मा भी है। आत्मा भी है। फिर कैसा अलग कैसा हुआ सर? आत्मा मैंने सुना कि वो आदमी जीवित हो या ना हो वो तो अमर है, लेकिन मन भी अमर है क्या? इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट थर्सडे, अच्छा, टू बी कंटिन्यूड। टक 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 टक। आप पूछिएगा नेक्स्ट थर्सडे, याद दिलाइएगा, क्योंकि ये पहले भी क्लैरिफाई हो चुका है, कई लोग नहीं आए उस समय। हाँ, और यही चीज़ मैंने अभी गोवा में भी किसी को क्लैरिफाई की तो उसका माथा ठनक गया एकदम, क्योंकि वो आत्मा को ही सब कुछ मान रहा था। आत्मा कर्म करता है, आत्मा ही पैदा होता है, आत्मा मरता है, आत्मा पुनर्जन्म, आत्मा दुख पाता है, आत्मा सुख पाता है। कन्फ्यूजन था। ये क्लियर होते ही माइंड एकदम शांत हो गया कि वो ऐसा है क्या। तो नेक्स्ट थर्सडे याद दिलाइए। और आप ही ने एक बार पूछा था क्या ये पंचकोश के बारे में? आपने नहीं पूछा था ये। कई लोग पूछ के भूल जाते हैं, फिर मुझे याद रखना पड़ता है वो। बट एनीवे, नो प्रॉब्लम। ये अच्छा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट थर्सडे आपको याद रहे तो आप पूछिएगा। और ऐसे थोड़े गूढ़ रहस्य वाले सब्जेक्ट्स थोड़े पहले पूछ लें तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है। एनीवे, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तो आज का सेशन का सारांश यही लेके चलिए, इसको जो मन यहाँ बैठा है उसको बेवकूफ़ बनाते जाइए, यहाँ नहीं। वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता रहता है तो उसको बेवकूफ़ बनाते जाइए, खुश रहिए। बेवकूफ़ बनाने का मतलब है कि अपने रास्ते निकालते रहिए खुश रहने के लिए। वो चाहे दुनियादारी में यूज़ कीजिए या एनलाइटनमेंट के लिए यूज़ कीजिए, उसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आज का एंथम, ये एंथम भी मन को फूल करने के लिए ही है। वाह, यस। एकदम सही है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda.
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. अनाउंसमेंट रिगार्डिंग संडे मेडिटेशन। ये संडे मेडिटेशन रहेगा 11th मई को, वही 8 to 9 टाइमिंग्स होंगे एंड आर प्लेस में